नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कर्क लगन राशि के लिए मार्च का महीना क्या लेके आ रहा है। दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली के जो रूलिंग प्लैनेट हैं ये बन जाते हैं चंद्रदेव और ये बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं। इन जनरल इनका जब भी गोचर होता है चौथे, आठवें और 12वें घर में, वो अच्छा नहीं माना जाता। तो वो डेट्स मैंने यहाँ मेंशन की हुई हैं। इसके अलावा महीना जब स्टार्ट होगा तो चंद्रमा चौथे घर में रहेंगे और फिर पाँचवें में चले जाएंगे। पाँचवें घर के जो चंद्रमा होते हैं ये मिक्स्ड रिजल्ट देते हैं। एक तो ये 8 नंबर में नीच के हो जाते हैं और दूसरा ये है कि 2-3 तारीख को मंगल देव जो इस घर के मालिक हैं वो केंद्र में रहेंगे, तो इसलिए इनका नीच भंग हो जाएगा क्योंकि मंगल बली उच्च के हो रखे हैं। जब मंगल चले जाएंगे नेक्स्ट यानी कुंभ राशि में तो 29, 30, 31 को इनका नीच भंग नहीं होगा। तो 2 और 3 तारीख तो डेट्स अच्छी रहेंगी, स्पेशली एजुकेशन के लिए, संतान पक्ष के लिए। लेकिन 29, 30, 31 को कुछ परेशानी जो चिल्ड्रन या बच्चों की हेल्थ के लिए हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। 4, 5, 6 तारीख को अगर आप कोई भी कंपटीशन स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं तो उनके लिए अच्छा है। अदरवाइज़ हेल्थ का ध्यान यहाँ भी रखिए क्योंकि लगन का मालिक छठे में जाता है तो कहीं ना कहीं हेल्थ को कुछ प्रॉब्लम होती है। इस पीरियड में लोन वगैरह लेने से भी बचें। 7 और 8 तारीख को चंद्रमा रहेंगे 7वें घर में। इनकी युति होगी मंगल के साथ। मंगल यहाँ उच्च के हैं तो इसलिए चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग बनेगा। और वहीं शुक्र के साथ भी ये यहाँ मौजूद होंगे और आप यहाँ देख सकते हैं शुक्रदेव 7 तारीख को कुंभ में जाएंगे। तो 7 तारीख को स्पेशली जो लोग विवाह वगैरह के लिए या डेटिंग के लिए जाना चाहते हैं तो 7 तारीख का एडवांटेज ले सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा आ जाएंगे 9 और 10 तारीख को 8वें घर में। मैं पहले ही बता चुका हूँ ये अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ सूर्य के साथ अमावस योग भी बनेगा, शनि के साथ विश्व योग भी बनेगा। तो इन दिनों का आप स्पेशल ध्यान रखें अपनी हेल्थ का। 11 और 12 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे 9th हाउस में। यहाँ इनका आना अच्छा माना जाता है। आपके पिता पक्ष की उन्नति होगी, आप लंबी दूरी की यात्रा पे भी जा सकते हैं, धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। 13 और 14 आपको एजुकेशन में अच्छा लाभ मिलेगा, स्पेशली एजुकेशन रिलेटेड मैटर्स या जो लोग एजुकेशन का ही बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं उनके लिए ये दिन काफ़ी अच्छे रहेंगे। फाइनेंशियल फ्लो भी आपके अच्छे बने रहेंगे। 15 और 16 तारीख को जॉब में प्रमोशन होना या आपके काम की सराहना होना, ऐसी स्थितियां बनेगी और आपके बड़े भाई बहन की भी विशेष उन्नति हो सकती है। 17 और 18 तारीख को चंद्रमा 12वें घर में रहेंगे। अपनी हेल्थ का ध्यान बना के चलें, खर्चों वगैरह पे भी आप थोड़ा ध्यान से ही करें। 19, 20, 21 काफ़ी अच्छा रहेगा। चंद्रमा अपने ही घर में होंगे और पहले घर का चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं तो आपका आत्मविश्वास बड़ा रहेगा और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी निखर के आएगी। 22 और 23 तारीख को फैमिली में कोई सेलिब्रेशन होना, फूड, फन, फैमिली गैदरिंग, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। 24, 25 और 26 तारीख को चंद्रमा 3rd हाउस में रहेंगे। यहाँ इनका होना अच्छा माना जाता है। कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई बहन की भी तरक्की होगी और आप कोई छोटी यात्रा पर भी जा सकते हैं। जो लोग कम्युनिकेशन मार्केटिंग के क्षेत्रों में हैं उनको विशेष लाभ मिलेगा। और फिर 27, 28 को ये चौथे घर में रहेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ, इन डेट्स पे आप हेल्थ का ध्यान रखें। तो ये डेट्स आप कैलेंडर पे मार्क कर सकते हैं। मंगलदेव आपके केस में बन जाते हैं केंद्र के और त्रिकोण यानी 5वें घर के मालिक। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट होते हैं कर्क लगन राशि के लिए। और महीने के फर्स्ट हाफ में ये रहेंगे 7वें घर में उच्च के होके और फिर 8वें में चले जाएंगे। तो 7वें घर में मंगल का उच्च का हो जाना आपकी जॉब में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं उसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके स्पाउस की भी विशेष तरक्की होगी। आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर आप प्रेम विवाह यानी लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्थितियाँ फर्स्ट ऑफ द मंथ में, फर्स्ट हाफ में अच्छी बनी हुई हैं। बृहस्पति देव आपके 9th हाउस के मालिक हैं और इनका गोचर 10th हाउस में चल रहा है। ये बहुत अच्छा है। त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठा हो और वो भी सबसे बड़ी केंद्र में, तो ये काफ़ी अच्छा है। आपको जॉब में अब भाग्य का साथ ज़रूर मिलेगा। पिता पक्ष की भी उन्नति होती है इस पीरियड में। दोस्तों, सूर्य देव की बात करते हैं। सूर्य देव जो हैं वो आपकी कुंडली के धन भाव के मालिक हैं यानी 2nd हाउस के। और महीना स्टार्ट होने पे ये रहेंगे 8वें घर में। तो 8वें घर के जब भी सूर्य होते हैं तो कोई आपको लेगेसी से धन आ सकता है। अदरवाइज़ हेल्थ वगैरह स्पेशली फादर की, उसका ध्यान बना के चलें महीने के फर्स्ट हाफ में। उसके बाद सूर्यदेव चले जाएंगे मीन राशि यानी 9th हाउस में। तो यहाँ पे सूर्य का जाना अच्छा माना जाता है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी टेंडर वगैरह अप्लाई करते हैं तो महीने के मिड के बाद से स्थितियाँ आपके फेवर में आ जाएंगी। यहाँ इनकी युति राहु के साथ भी होगी।
तो इसलिए एक तरीके का पितृ दोष भी बनेगा। और ऊपर से अगर आपकी कुंडली में पहले से ही सूर्य राहु एक साथ हैं तो थोड़ी सी आप इस चीज़ पीरियड का ध्यान रखें। यानी आपके पिता की आइज़ की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो उसमें कोई कष्ट वगैरह आ सकता है, तो इसका आप निवारण कर सकते हैं अगर आपकी कुंडली में ये प्रॉब्लम पहले से चल रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बुध देव की। बुध देव महीना स्टार्ट होने पे रहेंगे 8th हाउस में, और ये आपके 12th और 3rd हाउस के मालिक हैं, तो इनका विपरीत राजयोग रहेगा 7 तारीख तक। उसके बाद ये आ जाएंगे 9th हाउस में, और फिर यहाँ से 26 तारीख को ये चले जाएंगे मेष राशि यानी आपके 10th हाउस में। 12वें घर का मालिक जब भी भाग्य के स्थान पे जाता है या नौकरी घर पे जाता है तो भाग्य में अड़चन पैदा होना, नौकरी में कुछ प्रॉब्लम होना, नौकरी में ट्रांसफ़र होना, नौकरी के थ्रू विदेश में चले जाना। जैसे कई लोग होते हैं इंडिया में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में मैनेजर हैं और उनका अमेरिका में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं। अगर आप ट्रांसफ़र नहीं चाहते तो ये पीरियड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। यहाँ ये भी ध्यान रखें कि बुध देव 12 नंबर राशि में नीच के हो जाते हैं और राहु के साथ युति होगी, तो डिसीज़न वगैरह किसी की राय से ही लें, यानी सोच समझ के डिसीज़न लें, रैश डिसीज़न वगैरह ना लें। जब ये 26 तारीख को चले जाएंगे मेष राशि में तो कहीं ना कहीं कार्यस्थल में अपनी बुद्धि का ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि बुध और मंगल परस्पर दुश्मन हैं। तो हेल्थ को, तो जॉब में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए आप इस पीरियड का भी ध्यान रखें। यानी अगर आपकी बुध की ही महादशा अंतर्दशा है तो बॉस वगैरह के पास कम ही जाएं, कोशिश करें कि कोई जो काम ज़रूरी हैं या प्रॉब्लमेटिक है उन्हें टाल दें। अगर हम शुक्र देव की बात करें, ये आपकी कुंडली में 11th हाउस और 4th हाउस के मालिक होते हैं, यानी इंपॉर्टेंट प्लैनेट है क्योंकि लाभ स्थान और सुख स्थान के मालिक हैं। और महीना स्टार्ट होगा तो ये रहेंगे 7th हाउस में। यहाँ पे शुक्रदेव का होना, वैसे तो ये गोचर की बात है, अगर कुंडली में यहाँ शुक्र हो तो थोड़ी प्रॉब्लम देते हैं। गोचर में जब भी आते हैं तो केंद्र का मालिक केंद्र में ही बैठा हुआ है, तो ये अच्छी बात है। और लाभ का मालिक भी केंद्र में बैठा हुआ है, तो उस नज़रिए से भी अच्छा है, क्योंकि 11 से ये 9th पोजीशन बन जाती है भावत भावों के हिसाब से। 7 तारीख को ये कुंभ में चले जाएंगे और फिर एक महीने के एंड पे उच्च के हो जाएंगे 9th हाउस में। तो आपको अपने 7th और 31st के बीच में मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि ये 4th हाउस यानी माता के स्थान के मालिक हैं और 8वें घर में जा रहे हैं। तो माता पक्ष की हेल्थ या उनसे विवाद वगैरह ना हो, उसका आप विशेष ध्यान बनाए रखें। अगर हम शनिदेव की बात करें तो ये 8वें घर के मालिक होके 8वें घर में ही बैठे हुए हैं। अगर किसी की जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति हो तो वो इंसान पिछले जन्म में धर्म का ज्ञाता, तंत्र मंत्र, इसमें विशेष रुचि उसने रखी हुई होती है, स्पेशली अगर पाप प्रभाव में ना हो। तो शनिदेव का अपने ही घर में बैठे होना अच्छी बात है 8वें घर में। हालांकि महीने के मिड तक सूर्य के साथ ये रहेंगे तो अस्त भी रहेंगे, यानी कहीं ना कहीं शनिदेव अपना पूरा जो फल है वो नहीं दे पाएंगे। और आपके केस में 7th हाउस के भी मालिक हैं, तो स्पाउस की हेल्थ का भी आप मिडल ऑफ द मंथ तक ध्यान ज़रूर रखें। राहु और केतु की बात की जाए, 3rd हाउस में केतु अच्छे माने जाते हैं, वहीं राहु 9th हाउस में विदेश ले जाने के कारक तो ज़रूर होते हैं, लेकिन धर्म कर्म में रुचि कम कर देते हैं। तो आपको धर्म कर्म में रुचि अपनी रखनी चाहिए, यही राहु का अच्छा उपाय रहेगा। अगर हम गज केसरी राजयोग की बात करें जो कि फाइनेंशियल फ्लोज के लिए बहुत अच्छा है, तो ये डेट्स मैंने दी हुई हैं, ये सारी ही डेट्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं, इनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी पैसे लेके आगे पैसा देना, ऐसे काम कर सकते हैं, कमीशन बेस या दलाली के जो काम होते हैं। ओवरऑल हेल्थ अगर ये डेट्स को आप मार्क कर लें तो आपके लिए अच्छी बनी रहेगी। फैमिली की स्थितियाँ महीने के मिडल ऑफ द बाद से अच्छी रहेंगी। पढ़ाई की अगर बात की जाए तो वो स्थितियाँ आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई हैं। मिडल ऑफ द मंथ के बाद थोड़ी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए भी जो पहला हफ्ता है वो बहुत अच्छा बना हुआ है। उसके बाद से स्पेशली मिडल ऑफ द मंथ के बाद से स्थितियाँ इतनी फेवर में नहीं रहेंगी। जॉब की बात की जाए तो जॉब के लिए 9, 10th और 11th हाउस देखा जाता है, तो ओवरऑल जॉब की स्थितियाँ अच्छी ही बनी हुई हैं। आपको मिडल ऑफ द मंथ के बाद सूर्य का भी सपोर्ट मिल जाएगा। बुध की महादशा अंतर्दशा में थोड़े आप केयरफुल ज़रूर रहें। मैरिज के लिए पीरियड सूटेबल है फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ का, और अगर स्पाउस की बात की जाए तो उसकी भी विशेष तरक्की फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में ज़रूर हो सकती है। ओवरऑल फाइनेंसेस आपके लिए अच्छे बने हुए हैं। मिडल ऑफ द मंथ के बाद से फाइनेंशियल फ्लोज आपके लिए अच्छे बने रहेंगे। उससे पहले आपको लेगेसी से धन मिल सकता है। और अगर हम ओवरऑल गेंस की बात करें तो उसके लिए भी आपको 7 तारीख से लेकर 31 तारीख का पीरियड थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा।
महीने के मिडल के बाद से स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा आपके फेवर में आ जाएंगी गेंस के लिए। उपाय के लिए आपको ओम नमः शिवाय शिव चालीसा करनी चाहिए और आप हनुमान चालीसा ट्यूसडे को कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं या राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, सूर्य और राहु की युति 9th हाउस में होगी, तो कहीं ना कहीं आप सूर्य को जल चढ़ाएं, राहु का दान वगैरह करें, और अगर आपकी कुंडली में पितृदोष की स्थिति पहले से है तो उसकी शांति पूजा ज़रूर करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।